नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राज्यसभा के 19 सांसद अभद्र व्यवहार के लिए 1 सप्ताह के लिए निलंबित। रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए 28,732 करोड़ रुपए की हथियार खरीद को मंजूरी दी। भारतीय जनता पार्टी और नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी अगले वर्ष नागालैंड विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष आज फिर पेश होंगी। हर घर तिरंगा अभियान का खर्चा अब कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कॉरपोरेट सामाजिक गतिविधियों में शामिल। 5G नीलामी में पहले दिन बोली की राशि 1,45,000 करोड़ रुपए से अधिक हुई। अमेरिका अपने रणनीतिक भंडार से 20 मिलियन बैरल अतिरिक्त तेल की बिक्री करेगा। रूस ने वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया। भारत वर्ष 2025 के 1 दिवसीय महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा और भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम 1 दिवसीय क्रिकेट मैच आज शाम पोर्ट ऑफ स्पेन में। समाचार प्रभात में मनोज के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में कल का प्रश्न था, किस क्रांतिकारी ने चटगांव शस्त्रागार हमलावर संस्मरण पुस्तक लिखी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है कल्पना दत्त ने। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। भाग्यशाली विजेता हैं हजारीबाग झारखंड के प्रबल चौधरी। मैं प्रबल चौधरी कटकमसांडी जिला हजारीबाग झारखंड से। मैं बिरसा मुंडा के क्षेत्र से बिलोंग करता हूं। मैं बाल्यकाल से ही AIR का न्यूज एवं AIR के अन्य रोचक प्रोग्राम को सुना करता हूं। आज करीबन 40 साल हो गया मैं समाचार सुन रहा हूं और इससे विशेष रूप से अत्यंत बारीक जानकारियां हमें प्राप्त होती है। धन्यवाद। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 1 अगस्त को पूछा जाएगा। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हों। और अब समाचार। संसद के वर्षाकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में कल विपक्ष के 19 सदस्यों को अभद्र व्यवहार के लिए सप्ताह के शेष दिनों के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। इसमें तृणमूल कांग्रेस के 7, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम से 6, तेलंगाना राष्ट्र समिति से 3, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से 2 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से 1 सदस्य शामिल हैं। सदन की बैठक तीसरे पहर शुरू हुई तो TMC, आम आदमी पार्टी, वामपंथी, DMK सहित विपक्षी सदस्य अध्यक्ष के आसन के सामने आकर महंगाई और आवश्यक वस्तुओं पर GST जैसे मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। उपसभापति हरिवंश ने सदन में व्यवस्था बनाए रखने का बार बार अनुरोध किया, लेकिन प्रदर्शनकारी सदस्यों ने उनकी नहीं सुनी। व्यवधान जारी रहने पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री V मुरलीधरन ने सभापति का सम्मान न करने और सदन में अनुशासनहीन व्यवहार के लिए प्रदर्शनकारी सदस्यों को निलंबित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया। सदन ने ध्वनि मत से इसे पारित कर दिया। सभापति ने सदन की बैठक 2 बार स्थगित की और आखिरकार दिन भर के लिए बैठक स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा के नेता पीयूष गोयल ने कहा है कि सदन से 19 विपक्षी सदस्यों को निलंबित करने का निर्णय भारी मन से लिया गया। बड़ा खेद है कि कुछ माननीय सांसदों को सदन की कार्रवाई से इस हफ्ते के लिए सस्पेंड करना पड़ा। सदन में भी और सदन के बाहर भी इस बात को रखा है कि सरकार हर विषय पे चर्चा के लिए तैयार है। महंगाई पे भी सरकार चर्चा करना चाहती है। हम बताना चाहते हैं कैसे बड़े अहम कदम सरकार ने उठाए,
जिससे भारत में बाकी देशों के निस्बत महंगाई कम रही है। हम आश्वस्त करते हैं कि इस विषय पे चर्चा शेड्यूल होगी जैसे वित्त मंत्री जी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। उधर लोकसभा में भी डीएमके, वामपंथी पार्टियों और एनसीपी के सदस्यों ने वॉकआउट किया। वे आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में वृद्धि पर चर्चा न कराने के सरकार के रवैये का विरोध कर रहे थे। भोजनावकाश के बाद विपक्षी सदस्य जीएसटी वापस लेने और सदस्यों का निलंबन रद्द करने की मांग को लेकर अध्यक्ष के आसन के सामने आ गए। सरकार ने कहा है कि वामपंथी उग्रवाद से बेहतर ढंग से निपटने के लिए वर्ष 2015 में राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना तैयार की गई थी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कल लोकसभा में बताया कि नीति और कार्य योजना में सुरक्षा संबंधी उपाय, विकास गतिविधियां, स्थानीय समुदायों को अधिकार सुनिश्चित करने सहित बहुसूत्री कार्य नीति शामिल की गई थी। उन्होंने बताया कि इस नीति और योजना के कार्यान्वयन से देश भर में वामपंथी उग्रवाद की हिंसा में कमी आई है। लोकसभा में आज राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 को चर्चा के लिए सूचीबद्ध रखा गया है। इस विधेयक में भारत में खेलों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता और सरकार के विभिन्न उपायों का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा में आज व्यापक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणाली, अवैध गतिविधि निषेध संशोधन विधेयक 2022 और भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 पर चर्चा होने की आशा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद डीएसी ने 28,732 करोड़ रुपए के हथियारों की खरीद के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देने के लिए ये हथियार स्वदेश में डिजाइन, विकसित और विनिर्मित आईडीडीएम श्रेणी के तहत खरीदे जाएंगे। नियंत्रण रेखा के निकट तैनात सैनिकों और आतंकरोधी अभियानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेटों की मांग बढ़ती जा रही है। डीएसी ने भारतीय मानक BIS-6 के सुरक्षा स्तर वाली बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए आवश्यक मंजूरी प्रदान की। आधुनिक युद्ध कौशल में भारतीय सेना की क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय आईडीडीएम श्रेणी की खरीद के तहत डीएसी ने ऑटोनोमस सर्विलांस एंड आर्म्ड ड्रोन स्वाम्स की आवश्यक खरीद की भी स्वीकृति दी। भारतीय जनता पार्टी और नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी ने नागालैंड में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव संयुक्त रूप से लड़ने का फैसला किया है। नागालैंड के भाजपा प्रभारी नलिन कोहली और एनडीपीपी के महासचिव अबू मेथा के संयुक्त बयान में ये बात कही गई। एनडीपीपी 40 सीटों पर और भाजपा 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोनों दलों के संयुक्त बयान में ये कहा गया है कि गठबंधन ने नागालैंड को एक स्थिर सरकार दी है जिसने केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के पूर्ण समर्थन से सर्वांगीण और त्वरित विकास किया है। गठबंधन के साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अनुसार शांतिपूर्ण वातावरण के प्रसार के साथ नागालैंड में महत्वपूर्ण आर्थिक विकास हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष आज फिर पेश होंगी। निदेशालय ने कल भी उनसे 6 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। प्रवर्तन निदेशालय कांग्रेस समर्थित और नेशनल हेराल्ड के स्वामित्व वाली यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में वित्तीय अनियमितता के आरोपों की जांच कर रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से भी इस मामले में 5 दिन तक पूछताछ की जा चुकी है। श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी यंग इंडियन के प्रमोटरों में शामिल हैं और इन दोनों की कंपनी में 38% की हिस्सेदारी है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कहा है कि कंपनियां हर घर तिरंगा अभियान से संबंधित गतिविधियों के लिए अपने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व CSR फंड से खर्च कर सकती है। मंत्रालय ने कहा है कि इस अभियान से संबंधित गतिविधियों के लिए CSR निधि खर्च किए जाने को कंपनी अधिनियम की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संस्कृति संबंधी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के तहत पात्र समझा जाएगा। सरकार आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में हर घर तिरंगा अभियान आयोजित कर रही है। इसका लक्ष्य देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर लोगों को राष्ट्रीय ध्वज अपने घर पर फहराने के लिए प्रेरित करना है। अब हर घर की छत पर
शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। उपभोक्ता आयोग में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए ई-दाखिल पोर्टल www.edakhil.nic.in में लॉगिन करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी जागो ग्राहक जागो। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जी हाँ, ये आपके द्वारा दिया हुआ आयकर ही तो है जो राष्ट्र निर्माण और विकास की विभिन्न योजनाओं को संभव बना रहा है और देश की प्रगति को एक नई गति दे रहा है। तो आगे बढ़िए और एक ईमानदार टैक्स पेयर होने के नाते निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कीजिए। वो व्यक्ति व संस्थाएं जिनके खाते टैक्स ऑडिट के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, उनके लिए 31 जुलाई 2022 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। रिटर्न फाइल करने और अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। राज्यसभा के 19 सांसद अभद्र व्यवहार के लिए एक सप्ताह के लिए निलंबित। रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए 28,732 करोड़ रुपए की हथियार खरीद को मंजूरी दी। भारतीय जनता पार्टी और नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी अगले वर्ष नागालैंड विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष आज फिर पेश होंगी। हर घर तिरंगा अभियान का खर्चा अब कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कॉरपोरेट सामाजिक गतिविधियों में शामिल। 5G नीलामी में पहले दिन बोली की राशि 1,45,000 करोड़ रुपए से अधिक हुई। अमेरिका अपने रणनीतिक भंडार से 20 मिलियन बैरल अतिरिक्त तेल की बिक्री करेगा। रूस ने वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया। भारत वर्ष 2025 के एक दिवसीय महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा और भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज शाम पोर्ट ऑफ स्पेन में। कॉम्पिटिशन्स की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो ऑल इंडिया रेडियो पर अभ्यास कार्यक्रम है आपके लिए। अपने सवाल भेजें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करें abhyas.airnews@gmail.com पर। आपके सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट देंगे हर शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। आपके सवालों का हम करेंगे इंतजार 27 जुलाई तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। भारत की प्रथम 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के पहले दिन सरकार को 1,45,000 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बोली प्राप्त हुई। पहली बार महत्वपूर्ण 700 मेगाहर्ट्ज बैंड की बोली लगाई गई। निजी क्षेत्र की सभी तीनों दूरसंचार कंपनियों रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने मिड और हाई बैंड एयरवेज के लिए बोलियां लगाई क्योंकि वे 4G से 10 गुना अधिक तीव्र गति वाली मोबाइल इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए तैयार हैं। इस क्षेत्र में नई कंपनी अडानी डेटा नेटवर्क से केवल हाई बैंड के लिए बोली लगाए जाने की संभावना है। इस बैंड को मिलीमीटर वेव के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिन के गुजरात तथा तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी कल दोपहर 12 बजे गुजरात के साबरकांठा में अनेक परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला रखेंगे। ये परियोजनाएं 1,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही हैं। इससे स्थानीय किसानों और दुग्ध उत्पादकों के सशक्तिकरण और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री कल शाम चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 44वें
शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन 28 जुलाई से 9 अगस्त तक चेन्नई में किया जा रहा है। शुक्रवार को सवेरे 10 बजे श्री मोदी अन्ना विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। शुक्रवार को ही प्रधानमंत्री गांधीनगर के गिफ्ट सिटी पहुंचेंगे। वहां वे शाम 4 बजे विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला रखेंगे। गुजरात में जहरीली शराब की त्रासदी में मृतकों की संख्या 33 हो गई है। भावनगर और अहमदाबाद अस्पतालों में 45 से अधिक लोगों का उपचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कल उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने पुलिस को राज्य में मादक पदार्थों के सभी गैर कानूनी विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मृतकों में 24 बोटाद और 9 अहमदाबाद जिले से हैं। पुलिस ने बताया कि अब तक 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस बीच गुजरात सरकार ने इस घटना की विस्तृत जांच के लिए आईपीएस सुभाष त्रिवेदी के नेतृत्व में 3 सदस्यों की समिति बनाई है। समिति को 3 दिन में रिकॉर्ड देने के लिए कहा है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने बीती रात लगभग 2 बजे नवनिर्वाचित पीएमएलक्यू के नेता परवेज इलाही को पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलएन नेता हमजा शाहबाज का चुनाव अमान्य घोषित कर दिया था। शपथ ग्रहण का नाटकीय घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया जब कल रात पंजाब के राज्यपाल बलीगुर रहमान ने इलाही को शपथ दिलाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ ही देर बाद पीएमएलएन उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने इसे न्यायिक तख्ता पलट बताया। रूस ने वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस के अध्यक्ष यूरी बोरिसोव ने इस निर्णय की घोषणा की। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी इससे अवगत करा दिया गया। यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई और उसके खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों से रूस और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच ये घोषणा की गई। रूस और अमेरिका पृथ्वी की कक्षा में 1998 में स्थापित अंतरिक्ष केंद्र के लिए मिलकर काम करते रहे हैं। अमेरिका अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से अतिरिक्त 2 करोड़ बैरल तेल बेचेगा। तेल की कीमतों को कम करने के जो बाइडेन प्रशासन ने ये फैसला किया है। ये इस तरह की 5वीं बिक्री होगी। व्हाइट हाउस तेल की ऊंची कीमतों के लिए लगातार रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के कारण आपूर्ति में व्यवधान को जिम्मेदार ठहराता रहा है। व्हाइट हाउस ने यह भी घोषणा की है कि ऊर्जा विभाग उस नियम में संशोधन का प्रस्ताव कर रहा है जिसके तहत संघीय सरकार रणनीतिक भंडार के लिए तेल खरीदती है। यदि नए नियम को स्वीकृति मिली तो इससे नियत मूल्य अनुबंधों के साथ साथ सूचकांक मूल्य अनुबंधों की भी स्वीकृति मिल जाएगी। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कल से हो रही है और ये खेल 8 अगस्त तक चलेंगे। इसमें भारत के 215 खिलाड़ी 19 खेल स्पर्धाओं में भाग लेंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में राष्ट्रमंडल खेल क्विज का प्रसारण कर रहा है। भारतीय खेल प्राधिकरण साई राष्ट्रमंडल खेल क्विज में आकाशवाणी समाचार का साझेदार है। सुनिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ रोजाना शाम 7:20 पर। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको देना है कॉमनवेल्थ गेम्स पर पूछे गए एक आसान सवाल का जवाब। आप अपना जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता को टीम इंडिया की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन प्रतिदिन शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत 2025 के महिला एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी करेगा। परिषद ने कल 2024 से 2027 तक महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए 4 देशों का चयन किया है। ये हैं भारत, बांग्लादेश, इंग्लैंड और श्रीलंका। बांग्लादेश 2024 में महिला T20 विश्व कप प्रतियोगिता का मेजबान होगा। वर्ष 2026 में इसकी मेजबानी इंग्लैंड करेगा। श्रीलंका ने 2027 के लिए
महिला T20 चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के अधिकार जीते हैं, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वे प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई करें। मेजबान वेस्टइंडीज और भारत के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे है। भारत ने रविवार को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में वेस्टइंडीज को लगातार 12वीं बार पराजित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में एक है। आकाशवाणी से हम प्रत्येक दिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। 27 जुलाई 1889 को लंदन में ब्रिटिश इंडिया कमेटी बनाई गई। उमेश चंद्र बनर्जी और दादा भाई नौरोजी जैसे कांग्रेस के नेताओं का मानना था कि भारतीयों को ब्रिटिश संसद में स्वतंत्रता के लिए समर्थन इकट्ठा करना चाहिए। 1888 में कांग्रेस ने ब्रिटिश जनता के बीच भारतीय मुद्दों का प्रचार करने के लिए ब्रिटेन में एक एजेंसी बनाई। डिग्बी की अध्यक्षता में इस संगठन ने इंग्लैंड में कई सार्वजनिक व्याख्यान आयोजित किए और भारतीय मुद्दों को उजागर करने वाले पर्चों का सार्वजनिक वितरण शुरू किया। जुलाई 1889 में स्थायी ब्रिटिश भारत समिति की स्थापना की गई थी, जिसमें वेडरबर्न अध्यक्ष के रूप में और डिग्बी सचिव के रूप में शामिल थे। समिति ने ब्रिटिश पाठकों के अनुरूप भारत के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई। ब्रिटिश कमेटी ने इंडिया नामक पत्रिका प्रकाशित की। कमेटी ने जनसभाओं का आयोजन भी किया। ब्रिटिश कमेटी के प्रयासों के बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1892 बना और साथ ही ब्रिटिश संसद में इंडियन कमेटी की स्थापना भी हुई। कांग्रेस की इस ब्रिटिश समिति ने 1920 तक काम करना जारी रखा। 27 जुलाई को कल्पना दत्ता की भी जयंती है। उनका जन्म 1913 में चटगांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। वो खुदीराम बोस की शहादत से प्रेरित थीं। उनके मन में देशभक्ति की भावना तब पनपी जब वे चटगांव में थीं। देशभक्ति की भावना तब और फली फूली जब वे बैथुन कॉलेज कोलकाता में पढ़ाई करने गयी। 1930 में चटगांव शस्त्रागार छापेमारी में वे शामिल थीं। कल्पना दत्ता मास्टरदा सूरसेन के क्रांतिकारी समूह की सदस्य थीं, जिन्होंने प्रीतिलता वड्डेदार के काम को आगे बढ़ाया। वे छात्री संघ की सदस्य भी थीं। उन्होंने पहाड़ टोली क्लब को जलाने का पहला प्रयास किया था। उन्होंने और मास्टरदा ने दूसरी बार प्रयास किया, लेकिन इस बार अंग्रेज बेहतर तरीके से तैयार थे। कल्पना दत्ता उस समय बच निकली, लेकिन मास्टरदा को आखिरकार वर्ष 1933 में पकड़ लिया गया। 3 महीने के बाद कल्पना दत्ता को भी गिरफ्तार कर लिया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन उन्हें 6 साल बाद रिहा कर दिया गया। (1940) में कल्पना दत्ता ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गई। उन्होंने 1943 में बंगाल में अकाल के दौरान राहत कार्य में अपना योगदान दिया। – 1947 में बंगाल के विभाजन के दौरान भी उन्होंने लोगों की मदद की। कल्पना दत्ता ने अपनी आत्मकथा भी लिखी, जिसका शीर्षक है चट्टोग्राम औसागार आक्रमणकारीদের স্মৃতিকথা।
इस आत्मकथा का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया। कल्पना दत्ता ने भारतीय सांख्यिकीय संस्थान में भी कार्य किया। 8 फरवरी 1995 को कोलकाता में कल्पना दत्ता ने अंतिम सांस ली। भारत की महान बेटी को हमारा शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। देश के कई हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बिहार में बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं में 26 लोगों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रत्येक मृतक के परिजन को तत्काल 4-4 लाख रुपए देने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा, सिरोही, पाली, चित्तौड़गढ़, जालौर, नागौर और अन्य जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। सड़क संपर्क और रेलवे यातायात बाधित है। जोधपुर में 4 बच्चों की नहर में डूबने से मृत्यु हो गई। इस बीच दिल्ली में बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश हो सकती है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं बारिश हो सकती है। श्रीनगर और जम्मू में बूंदाबांदी होने के आसार हैं। लेह और गिलगित में बादल छाए रहेंगे। मुजफ्फराबाद में भी बारिश की संभावना है। गुवाहाटी, गैंगटॉक, कोहिमा, आइजॉल, अगरतला, शिलांग और इम्फाल में कहीं कहीं 1-2 बार वर्षा या बौछार पड़ने का अनुमान है। और मनोज, अब आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी चंद्रिका, संसद के दोनों सदनों में कल 7वें दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी रहने को आज लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। सदन में नारेबाजी और तख्तियां दिखाने से अध्यक्ष के इनकार के बावजूद अभद्र व्यवहार पर सांसदों का निलंबन भी अलग अलग शीर्षकों से सुर्खियों में छाया हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय की कांग्रेस अध्यक्ष से पूछताछ पर पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को हिंदुस्तान ने सोनिया से पूछताछ पर संग्राम शीर्षक से दिया है। नवभारत टाइम्स ने बड़े अक्षरों में लिखा है, संसद से सड़क तक टकराव। राष्ट्रीय सहारा की बड़ी खबर है, राजनीतिक दलों की चुनावी रेवड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सवालिया निशान के साथ लिखा है, फ्री ऑफर कितना सही बताए केंद्र। हिंदुस्तान लिखता है, मुफ्त योजनाओं वाले वादों पर रोक के लिए उपाय ढूंढे सरकार। हरी भूमि की खबर है, विदेश मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना में किसी तीसरे देश को शामिल करना भारत की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है और ये अनुचित और अस्वीकार्य है। अमरनाथ गुफा के पास तेज बारिश के बाद फिर से बाढ़ जैसे हालात अमर उजाला के मुख पृष्ठ पर है। लोकसत्य के पहले पन्ने की खबर है, राजस्थान में मानसून हुआ अति सक्रिय। नवभारत टाइम्स ने दिल्ली की एक दर्दनाक घटना का जिक्र करते हुए पहले पन्ने पर लिखा है, फ्लाई ओवर पर बाइक सवार युवक की चीन में बने पतंग के माथे से गर्दन कटने से गई जान। सतर्क करते हुए अखबार ने लिखा है, प्रशासन को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच वाहनों के आने जाने का कर नहीं लगेगा, लिखता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से कई अनुसंधानों के हवाले से आलेख दिया है। 93,000 टन ठोस अंतरिक्ष का कचरा इंसानों की जान के लिए बन सकता है आफत। वैज्ञानिकों का मानना है, अंतरिक्ष में बड़ी संख्या में उपग्रह, रॉकेट और अन्य सामान के अगले 10 वर्ष के दौरान पृथ्वी पर गिरने की आशंका बढ़ रही है। करीब 2000 से अधिक उपग्रह पृथ्वी की कक्षा के चारों ओर घूम रहे हैं। दैनिक भास्कर ने विशेष शीर्षक से स्कूली बच्चों के होमवर्क का बोझ खत्म या कम करने की अमेरिका में चल रही बहस का विस्तार से जिक्र किया है। समर्थकों ने कहा, परफेक्शन के लिए जरूरी है होमवर्क। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राज्यसभा के 19 सांसद अभद्र व्यवहार के लिए 1 सप्ताह के लिए निलंबित। रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए 28,732 करोड़ रुपए की हथियार खरीद को मंजूरी दी। भारतीय जनता पार्टी और नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी अगले वर्ष नागालैंड विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष आज फिर पेश होंगी। हर घर तिरंगा अभियान का खर्चा अब कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कॉरपोरेट सामाजिक गतिविधियों में शामिल। 5G नीलामी में पहले दिन बोली की राशि 1,45,000 करोड़ रुपए से अधिक हुई। अमेरिका अपने रणनीतिक भंडार से 20 मिलियन बैरल अतिरिक्त तेल की बिक्री करेगा। रूस ने वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया। और भारत वर्ष 2025 के 1 दिवसीय महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।